हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बेटा हम पिछली वीडियो से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमारा मेन फोकस ये था कि कौन से टॉपिक्स हमें लास्ट 7 डेज में पढ़ने चाहिए, क्या हमारा सीक्वेंस ऑफ फ्लो होना चाहिए पढ़ने का। मैंने इसी वीडियो में कहा था कि आपको मैं एक और वीडियो है, एक कमेंट में पोस्ट में हम आपको बता देंगे कुछ चीज़ें कि कौन कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव रहे हैं चैप्टर वाइज। जिन यूनिट्स को पढ़ना है ध्यान से, उनमें कौन से टॉपिक ध्यान से पढ़ने हैं। हाई स्कोरिंग यूनिट्स कौन सी हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब चैप्टर वाइज कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा चांसेस है आ जाएंगे, या सबसे ज़्यादा पिछली बार भी जिन टॉपिक से चैप्टर वाइज क्वेश्चन आए हैं पूरी बायो की बुक में से, उसको हम अगले 10 मिनट में जानने वाले हैं। तो आइए बेटा बिना देर के शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आपको कोई और रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, यस जो हमारा कंटेंट है वो कैसा लग रहा है। आइए आगे चलते हैं बेटे। तो देखिए आपको यहाँ पर बेटा नजर आएगा, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पर आपको बेटा बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा होगा कि देर आर 4 चैप्टर्स विच आर देयर। कौन कौन से हैं 4 चैप्टर्स बेटे? तो चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 2 है, 3 है और 4 है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं टू बी वेरी स्पेसिफिक अगर हमें ध्यान देना हो तो भैया 1 में से एग्जाम्पल्स इन वेरियस टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। जैसे हमें बताया जाता है कि भैया जीनस लेवल पर अलग अलग हैं कौन, पैंथर और कैट, बट फैमिली लेवल पे एक हैं। कैट और डॉग फैमिली लेवल पे अलग हैं बट ऑर्डर लेवल कार्निवोरा में सेम है। इस तरीके के जो एग्जांपल्स लिखे गए हैं उस चैप्टर में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा? तो क्लासिफिकेशंस ऑफ किंगडम फंजाई। ये चैप्टर का नाम है बेटा जो नीचे लिखा गया है, ये चैप्टर का नाम है और नीचे टॉपिक लिखे गए हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई सबसे इंपॉर्टेंट है। एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रोमाइसिटीज जो हमारे पास है, फाइकोमाइसिटीज, इसमें सेप्टेट है, ए सेप्टेट है, एक्सोजीनियस किस चीज़ की प्रोडक्शन है, एंडोजीनियस किस चीज़ की प्रोडक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। चैप्टर 3 में एल्गी और जिम्नोस्पर्म्स इंपॉर्टेंट है अच्छे से, कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी में कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, कौन कौन से क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, किस तरीके से फूड को स्टोर करते हैं वगैरह बेटे। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में एनिमल किंगडम में अगर हम देखते हैं बेटा तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेप्टाइल्स और एव्स। सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन इसी में से आए हैं। या फिर नॉन कॉर्डेट्स में से अगर देखते हैं तो मोलस्का और इकाइनोडर्माटा। तो इन 4 चैप्टर्स में से ये वाले टॉपिक्स हैं, बिल्कुल मैंने छाट कर आपको बता दिए हैं कि हाईली रिपीटेटिव मोस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स प्रीवियस ईयर चैप्टर्स के अकॉर्डिंग बेटा सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले टॉपिक्स इन 4 चैप्टर्स में से यही हैं। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगर हम आगे देखेंगे बेटा तो यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली जो हमारी जनरली होती है उसमें देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में से एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको सबसे ज़्यादा। एपिगाइनस, पेरी एंड हाइपोगाइनस जो हमें वहाँ पे पढ़ाया भी जाता है, इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर, सुपीरियर ओवरीज के एग्जाम्पल्स वो आपको याद रखने हैं, सबसे ज़्यादा वही पूछे गए हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिनो एंड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो है बेटा वो भी बहुत बार पूछा गया है, तो वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा चैप्टर 6 में से एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में से मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट का ज़्यादा ध्यान रखना है कि कंजक्टिव पार्ट किस में होता है, किसका हाइपोडर्मिस कोलन है, किसका हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन है, ये सब बातें हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चैप्टर 7 में से दोस्तों फ्रॉग के अंदर से उसका सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि भैया कैसे हम उसके किडनी जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। यूरेटर एक केस में यूरिनरी जेनिटल कहलाता है मेल के केस में, फीमेल के केस में सिर्फ यूरेटर कहलाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में साइनस वेनोसस या कोनस आर्टरियोसिस कुछ अलग स्ट्रक्चर्स वहाँ पर होते हैं, उसका आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो चैप्टर 7 से भी पूछी जा सकती हैं। चैप्टर 8 में से जो सबसे ज़्यादा आया है वो 2 टॉपिक्स आए हैं बेटा, प्रोकैरियोट्स एंड न्यूक्लियस। स्पेशली इसमें से भी इंक्लूजन मेम्ब्रेन वाला पार्ट बहुत कॉमनली पूछा गया है। न्यूक्लियस में से मेटा सब मेटा टिलोसेंट्रिक वाली बात या आरआरएनए न्यूक्लियोलाई क्या बनाता है, ये वाली चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं। चैप्टर 9 के अंदर बेटा बायोमोलिक्यूल्स में लिपिड्स जहाँ पर बताया गया है मोनो डाई ट्राइग्लिसराइड फॉस्फोलिपिड, तीसरा ही पेज है बायोमोलिक्यूल का वहाँ से। उसके अलावा कोफैक्टर्स और कॉम्पिटिटिव इनोवेशन। कोफैक्टर्स मतलब कोएंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल आयंस, और कॉम्पिटिटिव इनोवेशन मतलब कैसे हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं कॉम्पिटिटिव इनोवेशन करके, या किस तरीके से वो जो मेलोनेट वाला एग्जाम्पल है सक्सिनेट मेलोनेट इनोवेशन वाला, वो वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव रहा है, वो वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव रहा है। चैप्टर 10 में से 2 चीज़ें हैं, प्रोफेज 1 जो कि मियोसिस 1 की है जिसमें स्पेशली क्वेश्चन ज़्यादातर यही रहा है
कि बायोवेलेंट कब बनता है, टेट्राड बनता है, काइज्मा कब बनता है, काइज्मा कब डिसॉल्व हो जाता है, ये वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहे हैं। उसके बाद इंटरफेस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहे हैं कि कौन सी फेज में सेंट्रल डुप्लीकेट होता है, कौन सी फेज में ऑर्गेनेज डुप्लीकेट होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ता है इस फेज में, सिर्फ डीएनए कंटेंट बढ़ जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर बेटा याद रखनी है चैप्टर से। तो मैं फटाफट आपको कोशिश कर रहा हूँ पूरे बायो के चैप्टर्स का एक आइडिया दे दूँ कि कहाँ से क्या इस टाइम हमें सबसे ज़्यादा फोकस करके रिवाइज करने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे ही बेटा चैप्टर 11 में C4 साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, जिसमें हमें बताया जाता है कि बंडल शीथ सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स होते हैं। पहले मीजोफिल सेल में ऑक्सोलोएसिटिक एसिड बन जाता है, फिर वो बंडल शीथ के पास जाता है, वहाँ पर C3 करी जाती है, फोटो रेस्पिरेशन अवॉइड करी जाती है, हेचन स्लैक कहते हैं, क्रैंज एनाटमी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं, तो आपको इसके बारे में भी बेटा थोड़ा सा आइडिया होना ही चाहिए, यू शुड नो अबाउट इट। चैप्टर नंबर 12 में से अगर हम बात करते हैं तो लिंक रिएक्शन जो होती है, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म होता है, वो वाला स्टेप, और उसके बाद कैसे क्रैब साइकिल के सारे स्टेप्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा है। कहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है, कितने NADH बनते हैं, कहाँ डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए चैप्टर 12 में से। चैप्टर 13 में से प्लांट ग्रोथ हार्मोन के यूजेस इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सिन का क्या इस्तेमाल है, गिबरलिन का क्या इस्तेमाल है, कि भाई बोल्टिंग करनी है, माल्टिंग करनी है, या वीडीसाइड की तरह काम करना है, या पार्थेनोकार्पी में काम करना है, डिले करना है सेनेसेंस को, क्या करना है, गैसेस हार्मोन कौन सा है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं बेटा वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं चैप्टर नंबर 13 में से। कभी कभी डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या है, या सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम क्या है, इनमें से कौन डी डिफरेंशिएटेड है, कौन रीडिफरेंशिएटेड है। इस तरीके के सवाल भी आपसे ज़्यादा पूछे जाने की उम्मीद है। आगे चलते हैं बेटे, चैप्टर नंबर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज। यहाँ पे वॉल्यूम्स और कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज मतलब टाइडल वॉल्यूम की बात हो गई, इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम की बात हो गई, रेजिडुअल वॉल्यूम एक्सपिरेटर रिजर्व वॉल्यूम से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी टोटल वॉल्यूम ऐड करके निकालना वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऑक्सी हीमोग्लोबिन जितने फैक्टर्स एल्वेलाई पे हैं वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लेस CO2 का होना, लेस हाइड्रोजन आयन, लेस टेम्परेचर, हाई PO2, ऐसी चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी है। बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर में से ब्लड के सेल्स, स्पेशली ल्यूकोसाइट्स वाला जो पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। उसके अलावा जो ECG की वेव्स होती हैं, P वेव, Q वेव, R वेव, जो S वेव है, वो डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन कहाँ कहाँ दिखाती है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। चैप्टर नंबर 16 पर आते हैं तो वहाँ पर हमें फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, एक पैराग्राफ है जिसमें PCT का फंक्शन, DCT का फंक्शन, कलेक्टिंग द ग्रुप ऑफ मेनली, क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या सिक्रीट हो रहा है, वो बताया जाता है। वहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा हार्मोन्स फ्रॉम द किडनी, कि वो जो रेगुलेशन होती है किडनी की, उसमें ADH कैसे रेगुलेशन करता है, या एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का क्या रोल होता है, ये वाले जो ANF वगैरह है, ये क्वेश्चंस रेगुलेशन वाले से ज़्यादा आते हैं। तो ये आपको एक्सक्रीटर सिस्टम से बेटे ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं अगर हम, तो चैप्टर 17 से सबसे लास्ट जो पार्ट है जॉइंट्स और डिसऑर्डर के, फिब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट या साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, और डिसऑर्डर्स में माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, या ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, इस तरीके की टेटनी वगैरह जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बेटा। चैप्टर 18 जो है हमारे पास न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, साइनेप्स वाला पार्ट है कि केमिकल और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या डिफरेंस है, प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होती है, कौन सी बाई डायरेक्शनल है, कौन सी यूनिडायरेक्शनल है, न्यूरोट्रांसमीटर का क्या रोल है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। या फिर हाइंड ब्रेन वाला पार्ट कई बार पूछ लिया जाता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बता रहा हूँ मैं तो अभी आपको, ये वाले टॉपिक्स तो हम एग्जाम से पहले एक बार प्लीज़ पढ़ ही लेने चाहिए। हर चैप्टर को अगर क्विक रिवाइज हमें करना है तो इन टॉपिक्स से रिवाइज करना चाहिए, हाई चांसेस हैं कि इनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। चैप्टर 19 देखते हैं तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, थायराइड, एड्रेनल ग्लैंड एंड पेनक्रियाज, ये तीनों ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट हैं कि थायराइड ग्लैंड में कैसे पैराकोल्सिटोनिन पैराफोलिकुलर सेल से आता है, फोलिकुलर सेल से T3 T4 आता है, या फिर एड्रेनल ग्लैंड में कॉर्टिसोल्स कहाँ से बनते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स से, कैटाकोलामिन्स कहाँ से बनते हैं, एड्रेनल मेडुला से, दोनों का फंक्शन क्या है, ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, लिपिड को तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, ये बातें। उसके बाद पेनक्रियाज में हमें पता होना चाहिए इंसुलिन कहाँ एक्ट करता है, ग्लूकागन कहाँ एक्ट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागन में आपस में एंटागोनिज्म है या नहीं है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सिर्फ एडिपोसाइट पे है, कौन हेपेटोप्रेट एडिपो दोनों पर है, ये चीज़ें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए चैप्टर 19 पे। तो बेटा ये हमने 11th के सारे टॉपिक्स तो यहाँ तक देख लिए, पांचों यूनिट्स भी हमने देख ली है ना, कि इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, हाईली रिपीटेटिव पार्ट यही वाला होता है। अब 12th पे आ जाते हैं दोस्तों, अगर यहाँ तक हमें क्लियर है तो, है ना। देखो 17, 18, 19
14, 15, 16, 11, 12, 13, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4। अब आगे चलिए क्लास 12th पर। तो क्लास 12th में बेटे सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन का क्वेश्चन कि डिट्नोगैमी क्या है, जीनोगैमी क्या है, कौन किसको पॉलिनेट कर देता है, कौन वाटर से पॉलिनेट होता है, कौन इंसेक्ट से पॉलिनेट होता है, क्या फीचर्स होते हैं ट्रैप करने के लिए पॉलन ग्रेन को। विंड पॉलिनेशन के केसेस में पॉलन ग्रेन का नेचर कैसा होता है, पॉलिनेशन वाला जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से गैमेटोजेनेसिस बेटा, पोरोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच का अच्छे से डिफरेंस वो वाला पूरा पैराग्राफ हमें आना चाहिए। उसके बाद कॉपर टी की बात बेटा हमें पता होनी चाहिए और ART की बात पता होनी चाहिए। ART का क्या मतलब है भाई, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। गिफ्ट क्या होता है, जिफ्ट क्या होता है, कौन इन विट्रो है, कौन इन वीवो है, ये पता होना चाहिए यार। उसके अलावा कॉपर टी इंट्रायूटेराइन डिवाइस वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन मेडिकेटेड है, कौन नॉन मेडिकेटेड है, कौन हार्मोनल है, हार्मोनल वाले के एडिशनली क्या फंक्शन होते हैं। ये वाले क्वेश्चन चैप्टर 3 से बेटा सबसे ज्यादा आए हैं। चैप्टर 4 से जो क्वेश्चंस आए हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले, जिसमें डिसऑर्डर्स ऑफ जेनेटिक्स बहुत कॉमन है, जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लिनफेंटर सिंड्रोम। कौन एक्स लिंक्ड है, कौन एक्स लिंक्ड नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट यही आता है। या हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया जैसे डिसऑर्डर्स एक लोकोमोशन के बहुत इंपॉर्टेंट थे बेटा। और लोकोमोशन के अलावा फिर इस वाले चैप्टर के भी बहुत इंटरेस्टिंगली पूछा जाता है हमसे, कोडोमिनेंस में कितने एलील शो होते हैं, कौन कौन सी जगह पे हमें कोडोमिनेंस दिखता है ब्लड ग्रुपिंग के अंदर। ब्लड क्रॉस करा के देख लेते हैं कि चाइल्ड का ये है तो पेरेंट्स का क्या होगा ब्लड ग्रुप वगैरह। या फिर स्नैपड्रैगन वाला जो है एंट्राहेनम वाला, वो वाला क्वेश्चन कि पिंक कैसे आ जाता है, हेटेरोजाइगस में लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होती है क्या। ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा हैं बेटा। चैप्टर 5 के अंदर हम देखते हैं तो अल्फ्रेड हर्शर और मार्था चेज का जो बैक्टीरियोफाज वाला एक्सपेरिमेंट है, जिससे इंश्योर हो गया था कि डीएनए में फॉस्फेट है या डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो पूछा जाता है। उसके अलावा दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम्स पूछे जाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 जो है वो वाली चीजें, किस किस को ट्रांसक्राइब वो करते हैं। लैक ओपरिन और डीएनए फिंगरप्रिंट, ये दो क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग है कि लैक्टोज के आने से कैसे रिप्रेसर हट जाता है और चीज़ें चल पड़ती हैं, बीटा इलेक्ट्रोसाइडेज, परमीज वगैरह चीज़ें बन जाती हैं, ट्रांसस्टाइलेज बन जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं कि वीएनटीआर का क्या मतलब होता है, किस तरीके से हम चेक करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या रोल है, ये सब क्वेश्चंस आपके लिए रहते हैं। चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो इवोल्यूशन में दो टॉपिक सबसे ज़्यादा, हार्डी विनबर्ग और एनालोगस एंड होमोलोगस। एनालोगस और होमोलोगस में तो एग्जाम्पल्स ही हैं सिंपल से कि होमोलोगस कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनालोगस बिल्कुल उल्टा है। सिंगल एडिप्टिव रेडिएशन है तो जनरली जैसे हमें किताबें बताते हैं कि वो डाइवर्जेंट है, तो आ रही हैं तो जैसे एनसीईआरटी में दिखाते हैं कन्वर्जेंट है। और हार्डी विनबर्ग की इक्वेशन क्या है, कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं या कभी कभी पूछ लेते हैं कौन से 5 फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, या नेचुरल सिलेक्शन 3 तरीके की कैसे होती है, डायरेक्शनल होती है या स्टेबलाइजिंग होती है या डिसरप्टिव या डाइवर्सिफाइंग होती है बेटा। आगे चलते हैं, देखिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, दैट इज चैप्टर नंबर 7, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स। कौन टाइफॉइड है, टाइफॉइड बैक्टीरियल है, वायरल है, कॉमन कोल्ड है, अमीबिक डाइसेंट्री क्या है, प्लाग क्या है, फिलेरियासिस क्या है, ये सब जो शुरू में दे रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एंटीबॉडी वाला जो पेज है जिस पे H2L2 दिखाया गया है, ह्यूमरल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बताया गया है वो। और उसके अलावा ओपियोइड्स और कैनाबिनॉइड्स इंपॉर्टेंट हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कौन इफेक्ट करता है, मैरिजुआना वगैरह कहाँ से आते हैं, स्मैक एसिटाइलेशन और मॉर्फिन से बनती है या डीएसिटाइलेशन से कैसे बनती है, ये सब क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में से अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बहुत कॉमन है, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज या जो एंजाइम्स वगैरह हम जूसेस को ट्रांसपेरेंट करने में काम लाते हैं वो। ऐसे ही बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर्स, कि साइनोबैक्टीरिया को पैडी फील्ड में बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ कर लेते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट्स में हमें बताया जाता है कि लेडी बर्ड या ड्रैगन फ्लाई को एफिड या मॉस्किटो के लिए कंट्रोल में यूज़ कर लेते हैं। ये वाले क्वेश्चन यहाँ से बेटा सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए, इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 9 में बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर चिल्ड एथेनॉल वाला पार्ट है कि डीएनए को हम क्या डाल के प्रेसिपिटेट आउट करते हैं। जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो मेथिडियम ब्रोमाइड वगैरह यूज करते हैं, यहाँ पर चिल्ड एथेनॉल। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जो कॉन्सेप्ट है कि अगर इनएक्टिव हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो अब रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज वाइट बनेगी, नहीं हुआ तो नॉन रिकॉम्बिनेंट कलरफुल बनेगी, वो वाला क्वेश्चन पिछले साल भी आया था।
एप्लीकेशन में एक तो बीटी कॉटन वाला है कि भाई क्राई 1 AC क्या करता है, क्राई 2 AB क्या करता है, एल्कलाइन पीएच पे एक्टिव होता है, ये वाला सवाल है। बटरफ्लाई के कैटरपिलर इम्पैक्ट होते हैं। दूसरा एडीए वाला है कि इसका कौन परमानेंट क्योर है, लिम्फोसाइट परमानेंट क्योर क्यों नहीं है, और इंसुलिन वाली बात कैसे बनाया था हमने, क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी हमें सी पेप्टाइड बनाना पड़ा था या हमने लग से ए या बी चेन बनाकर ही काम कर लिया था। ये वाला सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर बेटा रहता है। अब आ गई हमारे पास इकोलॉजी की लास्ट की यूनिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, दैट इज चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। वर्ल्ड हर्स्ट वर्ल्ड लॉजिस्टिक जो ग्रोथ कर्व है हमारे पास, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज वाला एक वाला जो कॉन्सेप्ट है, स्लोप लाइन वगैरह वैसा कुछ पूछते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन साइंस पूछते हैं, जैसे कि कमेंसलिज्म में क्या होगा, +0, एमेंसलिज्म में -0, जिसको मेडिकल फील्ड में माइक्रोब्स में यूज़ करते हैं। अभी हमने एक PYQ सीरीज जो पूरी करी है, लिस्ट है पूरे 2023 से 2025 के क्वेश्चंस की, वहाँ पर भी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, यूनिट वाइज जो हमारी सीरीज है। कंपटीशन एंड पैरासिटिज्म के एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं कि भाई लेपर्ड और लॉयन एक ही फील्ड में compete कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है, रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है। पैरासिटिज्म के एग्जांपल्स ब्रूड पैरासिटिज्म वगैरह पूछा जा सकता है। चैप्टर 12 में देखा था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट, माइनस होने के बाद NPP आता है, पिरामिड ऑफ बायोमास जनरली इन्वर्टेड होता है, और डिकम्पोजिशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, डेट्रेटिवोर्स कौन होते हैं, कैटाबोलिज्म, लीचिंग, मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन, ये चीज़ें आपसे पूछे जाने की उम्मीद ज़्यादा है बेटा। चैप्टर नंबर 13 में से अगर हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में से, तो इवल क्वाड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, जिसमें हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वगैरह पढ़ाया जाता है। उसके अलावा एग्जाम्पल्स ऑफ इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन की, नेशनल पार्क इसमें आएंगे, बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व किसमें आएंगे, बॉटनिकल जूलॉजिकल गार्डन जैसे एक्स सिटू में आएंगे, सेक्रेड ग्रूव इन सिटू में आएंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन एक्स सिटू में आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस बेटे बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ये 12th वाले टॉपिक्स की बात हो गई, देखो कि क्या क्या है। तो मेरे बेटा इस वीडियो का हमारा टारगेट सिर्फ इतना सा ही था बेटा कि हमें ये समझ में आ जाए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो लास्ट मोमेंट पे हमें पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा सवाल आने के चांसेस हैं, जिसको मैं अच्छे से लास्ट में रिवाइज कर ही लेना है। मस्ट टू रिवाइज टॉपिक्स जो हैं लास्ट में, वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आप PYQ की सीरीज देखिएगा, कमेंट करिएगा, कीप सपोर्टिंग अस, वी ऑलवेज विश टू बी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर जर्नी। थैंक यू एंड प्लीज रिमेंबर दिस that your stethoscope is calling you from the future. Work hard today to answer that call tomorrow. All the best to all the future doctors. आप सब लोग कोशिश करिएगा बेटा, कुछ भी कमी आपको लगती है, कोई फीडबैक है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा या कांटेक्ट करिएगा ऐप के थ्रू या मेल के थ्रू, वहाँ पे सारी चीज़ें, फ़ोन नंबर वगैरह अवेलेबल है। टेक केयर, फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगली अच्छी वीडियो के साथ। टॉपिक्स ही प्रेडिक्ट करे जा सकते हैं, बहुत सारे लोग आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करते हैं बायो में, विच आई फाउंड कि आपका टाइम शायद ज़्यादा खराब होगा उसमें। टॉपिक्स आप कर लीजिएगा, देयर आर ज़्यादा चांसेस कि इससे बेटा आपका स्कोर ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा।